हेलो एवरीवन, मैं अंकित छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू ऑनलाइन प्रिपरेशन में। आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2020 के क्वेश्चन पेपर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए बने हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिन लोगों का सपना है बीएचयू जैसे बड़े संस्थान में पढ़ना, जिन लोग ने अभी हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार प्रश्न आते हैं। आप लोगों का मांग था कि सर 2020 का जो पेपर है उसको सॉल्व कराइए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है, जैसा आप देख रहे हैं 120 प्रश्न होते हैं, जिसके फुल मार्क्स पूर्णांक जो होता है वह 360 पूर्णांक का होता है और इसकी समय जो होती है वह 2 घंटे होती है। तो हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 से हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 1 में है मानवीय भाषा की प्रवृत्ति नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। आप प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आप छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं वह प्रश्नों को जल्दबाजी से पढ़ते हैं। इसमें पूछा है नहीं है। जब आप देखेंगे प्रश्न सही तरीके से, फिर ऑप्शन को देखेंगे तो आप सही उत्तर करके आएंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन जैसे है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा चिर परिवर्तनशील है, भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा नैसर्गिक क्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है, जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ चिन्ह लगा हुआ है, तो ये सही नहीं है कि जो चिन्ह इसमें लगा है वह सही हो। हम आपको इसका सही उत्तर बताएंगे। जो पहला है उसका राइट आंसर जो होगा वह तीसरा है, भाषा पैतृक संपत्ति है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछा है कि मानवीय भाषा की प्रवृत्ति नहीं है। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर दूसरा को देखते हैं कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है। प्रश्न में पूछ रहा है कि भाषा की जो पूर्ण सार्थक इकाई है वह क्या है? अक्षर, शब्द, पद, वाक्य। तो दूसरा का जो सही उत्तर है वह चौथा है, वाक्य इसका सही उत्तर होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की। जो प्रश्न नंबर तीसरा में पूछा गया है, अंग्रेजी के यू शब्द के लिए मानक हिंदी में कितने शब्द का प्रयोग होता है? किसके लिए? यू शब्द के लिए। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3 और 4। तो तीसरा का सही उत्तर क्या होगा? 3। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर चौथा, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियों का प्रयोग होता है? तो हमने पढ़ा था भाषा को राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी भाषाओं को पढ़ा था। तो इसमें पूछा है कि पश्चिमी हिंदी में तो कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा चौथा का 5। ओके, कौन कौन सा होता है उसको हम जान लेते हैं। कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये सभी जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5वां की, पूर्वी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश भाषा के किस शाखा से हुआ? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार पूछा है कि अपभ्रंश भाषा के किस शाखा से हुआ है? तो 5वां का जो राइट आंसर होगा वह पहला होगा, अर्धमागधी। क्या होगा? अर्धमागधी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की, हिंदी की किस बोली में सूर्य शब्द को सूरज हो जाता है? क्या पूछा है? सूरज हो जाता है। किसका? सूर्य का। अवधि, ब्रज, कन्नौजी, हरियाणवी। तो 6वां का जो राइट आंसर है वह है पहला। क्या है? पहला। अवधि में जो सूर्य का सूरज हो जाता है अवधि बोली में। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रश्नों को देखते ही इसका सही उत्तर दे दिए होंगे कि क्या है? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। किनकी पंक्ति है यह कथन? यह जो राइट आंसर होगा 7वां को वह तीसरा होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की, रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में किसकी वंदना की गई है? क्या पूछ रहा है? वंदना हुई है। गणेश की, सरस्वती की, दोनों की, किसी अन्य की? तो 8वां का जो राइट आंसर होगा वह पहला होगा, गणेश की वंदना की गई है। किसमें? रामचरितमानस में। तो ये ध्यान देंगे आप। इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2020 का, उसमें इस तरीके का पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। जो 9वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा पर विचार का प्रावधान है। किसमें? उच्चतम और उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 349 और अनुच्छेद 351। तो भारतीय संविधान में जो हिंदी भाषा है उसके विकास जो है वह 343 से लेकर 351 तक है। तो इसमें उच्च और उच्चतम न्यायालय के बारे में पूछा गया है। तो 9वां का जो राइट आंसर होगा वह दूसरा है। कौन सा? अनुच्छेद 348 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10। मूर्धन्य व्यंजन ध्वनि का चयन कीजिए। घ, ज, ड़ और भ। तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सा है? आप देखते हैं इसका सही जवाब दे दिए होंगे। तो 10वां का जो राइट आंसर है, सही उत्तर है, वह तीसरा है। ढ जो है मूर्धन्य व्यंजन है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 की। हिंदी की प्रकंपित ध्वनि। क्या पूछ रहा है? प्रकंपित ध्वनि। तो 11 का राइट आंसर है र जो होता है वह प्रकंपित ध्वनि है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की। भारतीय संविधान में हिंदी को किस पद की मान्यता मिली? क्या पूछ रहा है? किस पद की मान्यता मिली? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा, राजभाषा। तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली। इसका सही उत्तर तीसरा है, राजभाषा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 की। हिंदी की छ का मानक उच्चारण है। छा, छे, छ, छह। तो कुछ लोग जो है इसको छ करके आ जाते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर मानक उच्चारण होगा वह राइट आंसर क्या होगा? छ होगा, चौथा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 की। किस बोली में कुछ शब्द का विपर्यय कछु हो जाता है? क्या? कुछ का कछु। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि, किसी में नहीं। तो 14 का जो सही उत्तर होगा दूसरा होगा, ब्रजभाषा में कुछ का कछु होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की। कौन सा? प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। 1968 के राजभाषा संकल्प में राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन के लिए देश की समस्त भाषा क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया? तो 15 का जो राइट आंसर है, सही उत्तर होगा वह कौन सा है? दूसरा है, 3 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने ह्रस्व स्वर है? क्या पूछ रहा है? ह्रस्व स्वर पूछ रहा है यहाँ पे। तो हिंदी वर्णमाला में जो ह्रस्व स्वर हैं वह कितना है? इसका राइट आंसर होगा 4। इसका सही उत्तर 4 होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है भाषा की शारीरिक इकाई नहीं है। क्या पूछ रहा है? शारीरिक इकाई नहीं है। आप प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अर्थ, पद, शब्द, वाक्य। तो इसका जो शारीरिक इकाई नहीं है अर्थ। इसका राइट आंसर पहला होगा, अर्थ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 18। संकर शब्द का चयन कीजिए। सफलता, इंजन, वत्स्य, डॉक्टरी। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर चौथा होगा, डॉक्टरी जो है वह संकर शब्द है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 19। वह घर जा रहा है वाक्य में क्रिया का पद क्या है? जा रहा है, रहा है। तो इस प्रश्न में जो पूछ रहा है क्रिया का पद पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर 19 का होगा, तीसरा, जा रहा है, यह क्रिया का पद होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20 की। अयोध्या हिंदी की किस बोली क्षेत्र में आता है? क्या पूछ रहा है? किस बोली क्षेत्र में आता है? ब्रज, अवधि, कन्नौजी, बघेली। तो 20 का सही उत्तर होगा अवधि क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? अयोध्या जो है अवधि क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 21 की। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य हेतु नहीं है। क्या? काव्य हेतु नहीं है। चिंतन, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। तो 21 का जो सही उत्तर होगा पहला होगा, चिंतन जो है यह काव्य हेतु नहीं है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास जो है यह काव्य हेतु है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 22। प्रश्न नंबर 22 का पूछा है काव्य यशस्य कृते व्यवहार विदे शिवतरक्षते सद्य परिनिर्वते कांता संमितायु। किस आचार्य का काव्य प्रयोजन संदर्भ की मान्यता है? आचार्य भामा, आचार्य मम्मट,
आचार्य रुद्रट, आचार्य विश्वनाथ। तो 22 का जो सही उत्तर होगा तीसरा, आचार्य मम्मट की यह काव्य प्रयोजन के संदर्भ में मान्यता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 23 की। काव्य शास्त्र में काव्य त्रिकोण के चिंतन में कौन सा बिंदु नहीं आता है? क्या नहीं आता है? प्रश्न में पूछ रहा है। कवि, काव्य, प्रमाता, कृति। तो 23 का जो सही उत्तर होगा वह कृति है। क्या होगा? कृति। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24। शब्द का भेद नहीं है, अविधा, समिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द का जो भेद हैं अविधा, व्यंजना, लक्षणा, ये सभी शब्द के भेद हैं, लेकिन जो नहीं है वह समिधा शब्द के भेद नहीं है, क्योंकि समिधा कोई शब्द भेद नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 में पूछा है रस सिद्धांत के संस्थापक आचार्य हैं। क्या पूछ रहा है? जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। रस सिद्धांत के संस्थापक आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य भरत मुनि, आचार्य वामन, आचार्य अभिनव गुप्त। तो 25 का जो सही उत्तर है वह दूसरा है, आचार्य भरत मुनि जो है रस सिद्धांत के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26। अद्भुत रस का अस्थाई भाव पूछा है। क्या पूछा है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव। तो आप लोग बता दिए होंगे कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है। तो इसका सही जवाब भी हम बता देते हैं। जो 26 का है वह तीसरा है, विस्मय जो है अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 27। संचारी भाव नहीं है। देखिए प्रश्न कैसे पूछ रहा है कि नहीं है। शोक, स्मृति, मोह, आवेग। तो 27 का सही उत्तर होगा पहला, शोक जो है संचारी भाव नहीं है। मोह, स्मृति, आवेग ये सभी संचारी भाव हैं। ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 28। रस का तत्व नहीं है। प्रश्न कैसे पूछ रहा है कि तत्व नहीं है। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, प्रभाव। तो 28 का जो सही उत्तर होगा वह चौथा होगा, प्रभाव जो है रस का तत्व नहीं है। अस्थाई भाव, विभाव और अनुभाव जो होता है वह रस का तत्व माना जाता है, लेकिन प्रभाव यहाँ पे तत्व नहीं है। ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 29। आया है यह समय मनोहर, चलो हर्ष से खेल खेल लें, छोड़ परस्पर की ईर्ष्या को, कर हम फिर से मित्र मेल लें। इन पंक्ति में किस छंद की योजना है? कवित, सवैया, छप्पय, कुंडलियाँ। तो जो 29 है 29 का सही उत्तर होगा वह दूसरा है। इन पंक्ति में जो छंद है वह सवैया छंद है। ओके। नेक्स्ट और लास्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 30 की। चौपाई में कितनी मात्राएं का योग होता है? तो चौपाई आप जानते हैं कि कितनी मात्राओं का योग होता है। चौपाई की क्लास में हमने पढ़ा था जो छंद पढ़ते समय। तो इसका सही उत्तर है तीसरा। चौपाई की जो प्रत्येक पंक्ति होती है उसमें 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर तीसरा होगा कि 16 मात्राएं होती हैं। आई होप आपको जो है 2020 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वह समझ में आया होगा कि किस प्रकार प्रश्न पूछे गए और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसी प्रकार प्रश्न आते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।